सोचिए, जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कहानी है अमेरिका और ईरान की। एक ऐसा तनाव जो दशकों से चला आ रहा है और जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को उलझा कर रखा है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही अजीब सा मोड़ है। जिस अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, वही अमेरिका आज उसी टेक्नोलॉजी को लेकर उसके साथ जंग के मुहाने पर खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो ये कड़वाहट आई कहां से? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 1950 के दशक में। यहीं से शुरू हुई थी ये कहानी। तेल, एक तख्तापलट और एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा। साल था 1951। ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद मुसादिक। उन्होंने एक बहुत साहसी कदम उठाया। उन्होंने कहा, ईरान का तेल ईरान के लोगों का है, और उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल वाली पूरी तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। अब ब्रिटेन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ईरान पर ऐसे तेल प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई। और इसी बीच अमेरिका को एक डर सताने लगा कि कहीं ये सब ईरान को सोवियत यूनियन की तरफ न धकेल दे। और बस यहीं से पर्दे के पीछे एक खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसने दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। CIA और MI6 यानी अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजैक्स। नतीजा, ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। प्रधानमंत्री मोसादेक को जेल हो गई और उनकी जगह गद्दी पर किसे बिठाया गया? पश्चिम के वफादार शाह मोहम्मद रजा पहलवी को। तेल का फ्लो तो वापस वेस्ट की तरफ शुरू हो गया, लेकिन ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के लिए एक गहरी नफरत ने जन्म ले लिया। देखिए, ये सिर्फ एक तख्तापलट नहीं था, ये ईरान के लोगों के लिए एक धोखा था, एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके लोकतंत्र को खत्म करके एक ऐसे राजा को बिठा दिया गया जो असल में अमेरिका की कठपुतली था। मशहूर नारा डेथ टू अमेरिका यानी अमेरिका मुर्दाबाद, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यही वो पॉइंट है जहां से इस दुश्मनी की कहानी असल में शुरू होती है। तो तख्ता पलट के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, बड़ा ही अजीब सा। ऊपर से देखने पर तो सब ठीक था, ईरान और अमेरिका सहयोगी थे, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें बढ़ती जा रही थीं। एक तरफ अमेरिका था, उसके लिए शाह का ईरान एकदम परफेक्ट था। सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बफर जोन और तेल का एक न रुकने वाला सोर्स। लेकिन दूसरी तरफ था ईरान का सच। शाह एक तानाशाह थे, पूरी तरह से पश्चिम की तरफ झुके हुए, और ईरान के अंदर उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सच में ये किसी फिल्म जैसा लगता है। 1957 में अमेरिका एक प्रोग्राम चलाता है, एडम्स फॉर पीस, मतलब शांति के लिए परमाणु। और पता है इस प्रोग्राम के तहत वो क्या करता है? वो ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर देता है, साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग भी। जी हां, आपने सही सुना। आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतना बवाल है, उसकी शुरुआत खुद अमेरिका ने की थी। सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर आया 1979, एक साल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नक्शे, रिश्ते, इतिहास, सब कुछ। शाह के खिलाफ ईरान की सड़कों पर क्रांति की आग भड़क उठी। लोगों का सैलाब इतना बड़ा था कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। सालों के बाद धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी वतन वापस लौटे और रातों रात ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और अमेरिका के साथ जो दशकों पुरानी दोस्ती थी, वो भी रातों रात कट्टर दुश्मनी में बदल गई। नई सरकार की नज़रों में अमेरिका अब कोई पार्टनर नहीं था, वो ग्रेट सेटन था, यानी महान शैतान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका को शाह के सबसे बड़े सपोर्टर के तौर पर देखा, एक ऐसी ताकत जो उनके कल्चर को खराब कर रही थी। तो जो कल तक सहयोगी थे, आज वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। इस क्रांति के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया। अब ये जंग लड़ी जाने लगी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो दशकों से चल रही है, और हर चाल के साथ स्टेक्स और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। 80 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध हुआ, तो ईरान पर केमिकल हमले हुए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी के बाद ईरान में ये सोच मजबूत हुई कि खुद को बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी हैं। फिर 2002 में अचानक पता चलता है कि ईरान चुपके चुपके यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। 2010 में स्टक्सनेट नाम के कंप्यूटर वायरस से उसके प्रोग्राम को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। 2015 में लगा कि चलो सब ठीक हो जाएगा, जब JCPOA न्यूक्लियर डील साइन हुई।
लेकिन 2018 में अमेरिका ने एक तरफा इस डील से हाथ खींच लिए। ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? उसने यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना शुरू कर दिया, जो कि हथियार बनाने के लेवल से बस एक छोटा सा कदम दूर है। अब ये यूरेनियम एनरिचमेंट है क्या भला? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कच्चा यूरेनियम एक फलों की टोकरी है। इसमें बहुत सारे फल हैं, लेकिन हमें एक खास फल चाहिए जिसका नाम है U235। एनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम उस टोकरी में U235 की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएंगे तो बिजली बनेगी, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो बम बन सकता है। अब इन नंबर्स को देखिए, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। 2015 की डील के मुताबिक ईरान सिर्फ 3.67% तक एनरिचमेंट कर सकता था, जो बिजली बनाने के लिए काफी है। आज वो कहाँ है? 60% पर। और हथियार बनाने के लिए कितना चाहिए? लगभग 90%। मतलब फासला अब बहुत कम रह गया है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर है और दूसरी तरफ ईरान, तो ईरान उसके सामने टिकता कैसे है? इसका जवाब है ईरान की खास स्ट्रैटेजी में, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, यानी सीधी टक्कर नहीं बल्कि कमजोरियों पर वार करना। अमेरिका की ताकत है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके स्टेल्थ बॉम्बर्स, उसके आर्थिक प्रतिबंध। ये सीधी ताकत है। वहीं ईरान की ताकत अलग है। उसकी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल, मिडिल ईस्ट में फैले उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हूती, और उसके हजारों सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 20%। पूरी दुनिया का 20% तेल एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इस रास्ते की चाबी ईरान के पास है। जब भी ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। ये ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, उसका तुरुप का इक्का। तो अगर हम ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी को देखें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, फॉरवर्ड डिफेंस, मतलब अपनी लड़ाई अपने देश से दूर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ो। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर, यानी सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से दुश्मन के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दो। नंबर 3, इकोनॉमिक डिसरप्शन, दुनिया के तेल और शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करके बड़ी ताकतों पर प्रेशर बनाओ। और नंबर 4, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अपने पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल करके अपने मिलिट्री एसेट्स को हवाई हमलों से छिपा कर रखो। तो इतिहास का ये सारा बोझ और आज की ये रणनीतिक सच्चाई, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना दी है, एक ऐसा डेडलॉक जिसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। दशकों का अविश्वास, एक तख्ता पलट का जख्म, एक क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, और एक छद्म युद्ध जो कभी रुका ही नहीं। इन सब ने मिलकर तनाव बढ़ाने का एक ऐसा साइकिल बना दिया है जिसमें से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं। दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? डिप्लोमेसी के रास्ते तो लगभग बंद दिख रहे हैं और दोनों तरफ से ताकत का प्रदर्शन जारी है। तो क्या ये दशकों पुरानी दुश्मनी एक बड़ी जंग का रूप लेगी, या फिर क्या इस कहानी में कोई नया मोड़ आना अभी बाकी है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।